Good morning, students. In last lecture, we had learned Newton's laws of motions. Today I am going to teach you Kepler's law. देखो, न्यूटन्स के जो लॉज थे वो स्पीड एंड मोशन से रिलेटेड थे. केपलर्स के जो लॉज है वो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है. लॉज देखने के पहले हम केपलर्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको अच्छे से ये समझ के लेना है केपलर्स के 3 लॉज. तो देखो, केपलर्स वॉज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट. ये जो केपलर जी थे इन्होंने न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो के पहले ये 3 लॉज बनाए थे. और ये एक एस्ट्रोनॉमर्स थे. दिन रात ये तारों का ऑब्जर्वेशन करते थे. तो देखो, इन्होंने क्या किया, प्लैनेटरी मोशंस हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशियंट टाइम्स. बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट्स पोजीशन वर मेड विथ नेक्ड आईज. बाय द 16th century a lot of data were available about planetary positions and motions. Johannes Kepler studies their data. ये जो गैलीलियो थे इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था प्लैनेट के पोजीशन से रिलेटेड, जो नेक्ड आई से ऑब्जर्व करके उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था उनका इन्होंने स्टडी किया. उस डेटा का, गैलीलियो के डेटा का केपलर्स ने क्या किया, स्टडी किया. स्टडी करने के बाद ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टन लॉ. ये जो प्लैनेट्स के मोशंस होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉ फॉलो करते हैं. ही स्टेट 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन. इन्होंने 3 लॉ स्टेट किए और उसमें जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का मोशन उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है. These are known as the Kepler's law which are given below. उनको ही केपलर्स लॉ कहा जाता है जो हमारे बुक में दिए गए हैं. तो देखो, केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है, केपलर्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है, जो हमारे बुक में दिया नहीं है बच्चों, लेकिन इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है. तो देखो, केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई. तो क्या इसमें क्या बताया है इन्होंने, तो उन्होंने बताया था इस लॉ के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं. पाथ के 2 फोकस होते हैं. उन दोनों में से किसी एक फोकस पर सन मौजूद होता है. जैसे फोकस सिंगुलर रहा तो फोकस, ठीक है, फोकस 1 और फोकस 2, ऐसे 2 फोकस है, ठीक है. तो सन कौन से भी 1 फोकस पर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे ये इलिप्टिकल क्या है, पाथ है. इधर एक फोकस है, ऐसा कंसिडर करो, F1 और F2. तो इस ऐसा कंसिडर करते इधर F1 है, इधर F2 है, इधर सन है ना, मतलब इधर F1 के फोकस की जो पोजीशन है उधर क्या है मौजूद, सन मौजूद है. और बाकी के जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा. तो आपको समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ द प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव द इलिप्टिकल पाथ. ठीक है. तो देखो इसमें क्या होता है, तो आपके सामने एक पिक्चर है. जैसे कि सन एक फोकस पे क्या है, प्रेजेंट है, एक फोकाई पे वो प्रेजेंट है और उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं इलिप्टिकल पाथ से. देखो मैं थोड़ा जूम करती हूँ तो आपको इलिप्टिकल पाथ दिखाई देगा, ठीक है. तो ये इलिप्टिकल पाथ से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं अराउंड द सन.
तो देखो इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो, ये हमारा क्या है, इलिप्टिकल पाथ से क्या है, प्लैनेट्स घूम रहे। सपोज ये प्लैनेट है और ये इधर सन है, ठीक है। जैसे 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 ये प्लैनेट नज़दीक आता है, सन के नज़दीक जैसे जैसे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लैनेट का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये क्यों ऐसा होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से उसको अपने पास बुला रहा है। ये पास आने से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो वेलोसिटी कैसे होगा, कम होते जाता है, ठीक है। ये उन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट में बताया था। तो आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब planets revolve around the sun in an elliptical path in which sun is present at one focus, ठीक है। दो रहे तो फोकाई, वन फोकस पे सन क्या है, प्रेजेंट है। तो ये उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया था। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया। अभी सेकेंड लॉ, तो देखो सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करने के पहले आपको सर्कल और इक्लिप्स का डिफरेंस बताती हूँ। सर्कल जो होता है उसमें एक ही फोकाई होता है, फोकस होता है, और जो इक्लिप्स होता है उसमें दो फोकाई होते हैं। देखो एक ही अगर फोकस है तो क्या होगा, तो सर्कल ड्रॉ होगा, क्या होगा, सर्कल ड्रॉ हो सकता है। अभी देखो इसमें दो फोकाई है, तो इसमें क्या किया हमने, दोनों फोकाई को एक स्ट्रिंग क्या की, अटैच की, जैसे कि ऐसे। ये स्ट्रिंग क्या किया, मैंने बांध दिया। बांधने के बाद पेन से मैंने क्या किया, ऐसा इक्लिप्स क्या किया, मैंने ड्रॉ किया। मतलब दोनों फोकाई रहेंगे तो क्या ड्रॉ होता है, इक्लिप्स ड्रॉ होता है। तो ऐसे ही सन कौन से भी एक फोकाई पर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा, और बाकी के प्लैनेट्स क्या करेंगे, उसके अराउंड इक्लिप्स पाथ से क्या करेंगे, घूमेंगे। ऐसा उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया था, उसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। अभी सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया है, केपलर्स ने, कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट and the sun sweep equal areas in equal interval of time. Suppose ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। अभी इधर एक प्लैनेट है, जैसे कि ये प्लैनेट, ओके। ये प्लैनेट मूव करते करते कैसे गया, ऐसे, ठीक है। तो कितना एरिया कवर किया, इतना। फिर बाद में ये प्लैनेट ई पोजीशन पे आया, ई से एफ तक, तो कितना एरिया कवर हुआ है, इतना। फिर बाद में सपोज अलग प्लैनेट है, इसने इधर प्रेजेंट है, कौन सा भी, वो सेम प्लैनेट कंसिडर करो, नहीं तो अलग अलग प्लैनेट ऐसा एरिया कवर करे। अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे, मीन निकालेंगे, तो सेम ही एरिया इन्होंने क्या किया है, कवर किया है। अगर हमें ये लंबा दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि इसने ज़्यादा क्या किया है, एरिया कवर किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों प्लैनेट ने क्या किया है, सेम ही एरिया क्या किया है, कवर किया है। इसको लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो जो लाइन होती है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज अगर इसमें 1 घंटे में इसने कितना एरिया कवर किया है, इस प्लैनेट ने, तो इतना एरिया कवर किया है। सेम 1 आवर्स में वो प्लैनेट ने इधर इतना एरिया कवर किया, सेम ये एरिया 1 आवर्स में इतना कवर किया। मतलब टाइम भी उनको सेम लगा और एरिया भी उन्होंने क्या किया है, सेम कवर किया है। मतलब सेकेंड लॉ में इतना ही बताया गया है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा बताया गया है। तो देखो इसमें अभी हमने नाम दे दिया, जैसे कि एरिया,
EOF, जैसे कि ये E है, कंसिडर करो कि ये E और इसको मैंने क्या नाम दिया O, EO और F, इसने कितना एरिया कवर किया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कहेंगे। ये था केपलर्स का सेकेंड लॉ। अभी हम देखेंगे केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेकेंड लॉ अच्छे से समझ में आ गया। तो केपलर्स के थर्ड लॉ में कहा गया है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun। तो इस लॉ को लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो देखो, टाइम पीरियड अलग में होता है और प्लैनेट जो है सन के अराउंड कवर करके जितना समय लेते हैं, जैसे कि अभी अर्थ है, अर्थ को सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। 365 नहीं तो 366 डेज वो लेती है। जैसे कि जुपिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना सन से वो प्लैनेट दूर है उतना वो क्या करेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जितना नज़दीक है उसको टाइम क्या लगेगा, तो कम लगेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड यही कहता है कि सभी डिस्टेंस को मीन डिस्टेंस के फॉर्म में क्या करते हैं, प्लैनेट टू द सन जो है, सभी डिस्टेंस को मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू सन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इधर दिया है कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में जो पीरियड लगा है उसका स्क्वायर लेना है, टी स्क्वायर, इधर दिया है टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर लेना है, नहीं तो उसका रेडियस आर, सन से लेकर वो प्लैनेट का रेडियस, जैसे कि इधर सन है, ओके, और ये प्लैनेट, इधर एक प्लैनेट है, ये रेडियस आर स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्या लिया है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। मतलब तो क्या, तो जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस पे क्या है ये, तो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है। जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब लिया है ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखो अभी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, के, कांस्टेंट क्या है, तो के है, के को क्या किया है इन्होंने, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, तो देखो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है। अगर टी स्क्वायर निकालना है ये, तो इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाता है, इज इक्वल टू के क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अगर हमें के आर क्यूब, के इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, के इज़ अ कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल का साइन निकल गया तो क्या आ गया, कांस्टेंट के आ गया। अभी के निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब, तो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये मिल गया हमें इक्वेशन केपलर्स के थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। ये केपलर्स के क्या थे, 3 लॉस थे। केपलर्स ऑब्टेन दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशंस।
he had no explanations as to why planets obey this law. We will see below how this law helps Newton's in formulations of his theory of gravitations. इसके हेल्प से ही न्यूटन्स को ग्रेविटेशंस का क्या हुआ, फिर बाद में फॉर्मुलेशंस करने में हेल्प हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो. थैंक यू.